हरिशंकर सर, कलाकार की बात हो गई, कला की बात हो गई, ये सारी चीजें हो गई। अनुपम खेर के लिए निश्चित तौर पे एक चीज तो साफ हो गई, जैसा अभी तक बात हो रही कि भाई उनको कला से लेना देना अब रहा नहीं है। कलाकार अच्छे रहे होंगे, हैं, ठीक है, आगे भी रहेंगे, लेकिन कला से लेना देना अब नहीं रह गया। उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ संघ में, भाजपा में, मोदी भक्ति में अपने को स्टेब्लिश करना रह गया है। जिस तरीके से आज उसी पैटर्न को आगे बढ़ा रहे हैं जिस पैटर्न पे भाजपा के बाकी लोग अपने को साबित करने के लिए चलते हैं, चाहे कंगना रनावत हो या अनुराग ठाकुर जी। 3 मूर्धन्य वक्ताओं को सुनने के बाद, 3 बुद्धिजीवियों को सुनने के बाद मेरे जैसे व्यक्ति के पास बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। सब तो कह दिया। अब इसके आगे आप कंगना रनौत की बात करें, किसी और की बात करें, तो कोई उसका लाभ है नहीं, क्योंकि ये तो एक पूरी की पूरी जमात है। ये लोग, ये भी संभव है कि कल कंगना आपको किसी और की आरती उतारती हुई मिले। इन लोगों को अपने दूसरे फायदे चाहिए, दूसरे संरक्षण चाहिए, और ये इनका कोई विचारधारा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो वैचारिक रूप से संघ के करीब हैं। कंगना हो या अनुपम खेर का मैं कह नहीं सकता कि वो विचारवान है भी या नहीं है। भाई श्री दीपक कबीर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, और धनंजय जी तो जड़ में बैठे हुए हैं। मुझे थोड़ी ईर्ष्या होती है उनसे जब वो एक कमीज डालकर चले आते हैं। नहीं, मेरी अनुपम खेर जी से मेरी बहुत मुलाकातें हैं, और ये है 92 के दौर से, तो मैं जानता हूँ उनको नजदीक से, लेकिन इतना गड़बड़ है ये मुझे नहीं पता था। अच्छा, ये नहीं हरिशंकर सर, कमीज से ईर्ष्या होती है कि कमीज पहन के चले आते हैं इससे ईर्ष्या होती है? कमीज पहनकर चले आते हैं सर। और देखिए, मुझे दीपक जी से बड़ा सुकून मिलता है, कम से कम मफलर, टोपा वगैरह सब मेरी तरह से बंद गले का है ना। तो है कि भाई ऐसा काश मेरे साथ भी होता। खैर, मैं चर्चा पर लौटता हूं सर। मेरी आदत है भटक जाने की। भटक जाऊं तो आप मुझे चुप करा के बिठा दीजिएगा, क्योंकि मैं एक अच्छे फोरम पे बोलने के काबिल व्यक्ति हूं नहीं। आप लोग फिर भी प्यार से बुला लेते हैं। देखिए, आज जो लोग आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने देश के साथ ऐतिहासिक धोखाधड़ी की है। ऐतिहासिक धोखाधड़ी करने वाले लोग आज आंसू बहा रहे हैं। ये फर्क है कल और आज का। अगर हमारे आंखों के सामने ये घटित नहीं हुआ होता, वो समय जब मनमोहन सिंह को डिफेम किया जा रहा था, जब मनमोहन सिंह के बारे में बहुत सारी अनर्गल बातें की जा रही थी, तब उन लोगों को यह भी याद नहीं आता था कि वो एक प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। और जब उनके बारे में कोई आज कहता है तो फौज उतर जाती है उनकी। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का तो सम्मान कीजिए। अरे साहब, सम्मान व्यक्ति का होता है, पद का नहीं होता। पद तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन व्यक्ति आदर योग्य होता है। और क्या जो व्यक्ति आज प्रधानमंत्री है वो आदर योग्य है? बहुत कड़वी बात है ये, और बहुत लोगों को मेरी बात सुन के थोड़ी मिर्ची लगती है, बहुत गालियां भी बकते हैं मुझको। लेकिन कुछ लोग मौलाना कहते हैं, तो मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं कि चलो आपने कुछ तो समझा, मौलाना समझा। मौलाना का अर्थ होता है ज्ञानी, प्रोफेसर, जबकि मैं तो अनपढ़ व्यक्ति हूं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में मैंने पीजी भी नहीं किया है, कोई वैसा भी ऐसा मामला नहीं है। लेकिन जो आज घटित हो रहा है और जो कल घटित हुआ जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो अगर हमने और आपने अपने कानों से नहीं सुना होता, आंखों से नहीं देखा होता, वो घटित होते हुए नहीं देखा होता, तो हमें यकीन नहीं हो सकता कि ऐसा भी हो सकता है क्या। इतना मिथ्या प्रचार, इतना झूठा प्रचार। देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन पर, सिविल सोसाइटी ने प्रदर्शन किया, उनके इस्तीफे की मांग की। मनमोहन सिंह ने क्या किया? मनमोहन सिंह ने सुरेश कलमाडी, ए राजा का इस्तीफा ले लिया, और इस्तीफा ही नहीं लिया, उन्हें जेल भी भेज दिया। लेकिन
आज प्रधानमंत्री स्वयं शाम को जिस पर आरोप लगा रहे होते हैं, उनके मुख्यमंत्री कह रहे होते हैं चक्की पीसिंग, वही वॉशिंग पाउडर में जाता है बीजेपी की और धुलकर क्लीन चिट होकर आ जाता है। ना जेल जाता है, ना इस्तीफा मांगा जाता है। शर्म और लाज नाम की कोई चीज नहीं है। जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बन सकता है। थोड़े से वोट होने चाहिए उसके हाथ में, थोड़ी सी जनशक्ति होनी चाहिए उसके हाथ में, उसकी एक फॉलोअरशिप होनी चाहिए उसके हाथ में। ये स्थिति है। हमने मतलब देखा कि किस तरह से जो टैनी, अजय मिश्रा टैनी, इसका बेटे ने किसानों को जीप से कुचल दिया और धमकी दी। इतनी भीभत्स घटना के बाद भी टैनी के खिलाफ कार्रवाई तो छोड़िए, इस्तीफे की बात छोड़िए, उल्टे किसानों के खिलाफ भी केस दर्ज करवा दिए। ऐसी निकम्मी, गूंगी, बहरी, निर्लज्ज सरकार आपने कभी देखी है? और अगर आज उन्हें राजघाट पर जगह नहीं दी तो मनमोहन सिंह का कद छोटा नहीं हुआ। मनमोहन सिंह का कद लोगों के दिलों में है और वो बहुत बड़ा है। अभी मुझसे पूर्व बता रहे थे कि पाकिस्तान के उस गांव में, उस प्रांत में, पंजाब में शोक मनाया गया। पूरी दुनिया में लोगों ने शोक मनाया और जिसके बारे में कहते थे कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बराक ओबामा, अमेरिकन राष्ट्रपति, वो कहता था जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। और ये मैं मतलब किस शब्द का प्रयोग करूं, मैं अपनी जुबान को रोक लेता हूं। ये कहते हैं, उसे कहते थे मौन मोहन सिंह। मौन मोहन सिंह रेनकोट पहनकर नहाते हैं। आप देखिए, पहलवानों का यौन शोषण हुआ, आरोप लगा, ब्रिजभूषण सिंह पर आरोप लगा, वो अट्टहास करता रहा और ये लोग उसे बचाते रहे। मीडिया को धमकाया, कुश्ती संघ को धमकाया और क्या क्या नहीं हुआ ये आप सबने देखा। उसके बाद भी इनसे कोई उम्मीद की जानी चाहिए क्या? एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। मुंबई आतंकी हमलों के बाद शिवराज पाटिल ने सूट बदल लिया था, आपको याद होगा। मीडिया ने ये मुद्दा ऐसा उछाला और कहा देश में शोक की लहर है, पाटिल साहब को कपड़ों की पड़ी है। मनमोहन सिंह ने पाटिल साहब को हटा दिया। ये देखिए, और तब आप दीपक साहब, आप सवाल पूछ सकते थे, आप विरोध करते थे, आप पर कभी ईडी नहीं आती थी, सीबीआई नहीं आती थी, लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जाता था। आपको याद होगा कि जेएनयू में किस तरह से उनके मनमोहन सिंह के खिलाफ काले झंडे दिखाए गए थे। आपको याद होगा सर? जी याद है, बिल्कुल। दिखाने वालों के खिलाफ जब पुलिस कार्रवाई हुई, जब वहां वाइस चांसलर ने रिपोर्ट किया, तो मनमोहन सिंह ने फोन करके वीसी से कहा इनका अधिकार है विरोध करना, लोकतांत्रिक अधिकार है, आप उनके साथ कोई सख्ती मत कीजिए। विनम्रता से उनके साथ कायदे से, मतलब धीमे, मतलब उन्होंने कहा ढिलाई बरती है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इतना तो करूंगी कि मैं इन्हें वार्निंग देकर छोड़ दूं। तो ऐसा आदमी, मतलब जो लोकतंत्र का मर्यादा को कभी नहीं भूला हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी अपने ओहदे की शान और शेखी नहीं बखारी हो, एक ऐसा आदमी जो जैसा अपने मतलब जूतों के फीते भी मतलब दूसरे के जूते भी साफ करते हुए देखा गया, पॉलिटिकल व्यक्ति के नहीं। उसने जाकर माफी मांगी, आपको याद होगा, है ना। और वो आदमी उसको क्या कहेंगे साहब, ये आदमी जो 100 बार 100 मर्तबा कपड़े बदलता है, लद्दाख में चीन की घुसपैठ हो गई, इन्हें कुछ नहीं पता है। पुलवामा पठानकोट का सच क्या है कोई नहीं जानता, और जांच की मांग करने वालों को पाकिस्तान का यार और देश का गद्दार कहा जाता है। कौन है पाकिस्तान का यार? जो वहां बिरयानी खाने जाता है,
जो वहां पीएम के यहाँ बिरयानी खाने गया था, या वो ईमानदार सरदार, दमदार सरदार, जिसने देश को कंगाली वाली स्थिति में जब वो पदभार ग्रहण किया तो उसने न केवल उस स्थिति से उबारा, 15 दिन का सरप्लस हमारे पास में था, कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति से वो व्यक्ति इकोनॉमी को उठाकर लेकर गया और उसने ग्रोथ रेट को 3-4% तक पहुंचाया। ये क्या कम बड़ी बात थी? जंतर मंतर, रामलीला मैदान, ये एक अन्ना हजारे आए थे, फर्जी गांधी, गांधी टोपी पहन के। दरअसल क्या है कि ये सारे संघ द्वारा प्रायोजित थे। दीपक जी, इस देश में कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनकी विचारधारा को मान्यता नहीं मिली, ये लोग जानते थे। इसलिए एक मजबूत प्रधानमंत्री को, एक योग्य प्रधानमंत्री को इन्होंने बहुत षड्यंत्र पूर्वक डिफेम करना शुरू किया और एक डमी टाइप का व्यक्ति अन्ना हजारे को बुला लाए और उसके आड़ में उन्होंने मतलब बहुत सारे लोग और आ गए, अवसरवादी, कोई राज्यपाल बन गया, उसके बाद कोई मुख्यमंत्री बन गया, है ना, और उन्होंने फतवे जारी करने शुरू कर दिए सर। लेकिन अन्ना हजारे के खिलाफ क्या कोई केस हुआ? केजरीवाल के खिलाफ क्या कोई केस हुआ? किसी और के खिलाफ कोई केस हुआ? अब देखिए कि ये थी मर्यादा। आज आप तुमने तनिक सा बोलिए तो आपको यूएपीए लग जाएगा, आपके घर ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स के छापे लग जाएंगे, और नहीं तो इलाके का दरोगा आपको लठियाता हुआ ले जाएगा और मुर्गा बना देगा। तो हम आज ऐसे दौर में पहुंच गए हैं और अब आज अन्ना हजारे भी जीवन के आखिरी दौर में है। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, आज वो आंसू बहा रहे हैं। मैं तो कहता हूं सर, ये लोग माफी योग्य तो नहीं है और हम इंसान इन्हें माफी देने वाले का हक भी नहीं रखते हैं। इन्हें तो जहां पर माफी मिलनी है, जो माफी देगा वो माफी देगा। आप देखिए किस किस तरह के षड्यंत्र हुए और आरएसएस एंड कंपनी ने किस किस तरीके से किन किन लोगों का इस्तेमाल किया, संतों का, असंतों का, भेड़ियों का और वेश बदल कर आने वालों का। सर, एक यादव साहब थे, वो क्या नाम है उनका, रामकिशन यादव, स्वामी रामदेव यादव या स्वामी रामकिशन यादव। वो ऐसा फ्रॉड आदमी, रोज स्विस बैंक से लेकर आता था, 15 लाख रुपए डालता था हर अकाउंट में, और जरा सी शक्ति क्या दिखाई, वो सलवार पहनकर भागा वहां पर। रामदेव की याददाश्त चली गई है, आज वो काला धन भूल गया है। तो ये सारी चीजें हैं। ऐसा ईमानदार आदमी और उसके खिलाफ क्या क्या नहीं कहा गया। आज ये लोग उन्हें शोक संवेदनाएं दे रहे हैं, आज ये लोग उनको उनके अंतिम संस्कार में पहुंच रहे हैं, लेकिन राजघाट पर जगह नहीं दी गई। क्यों? 2 गज जगह न मिल सकी कुएं में? क्या आप तुलना कर सकते हैं? धनंजय जी, एक बार उनकी पत्नी एक कार्यक्रम में थी, रात्रि भोज का कार्यक्रम था, और वो पीएम ऑफिस के तमाम सारे लोग और वीवीआईपी थे, तो उनकी पत्नी एक कोने में कुर्सी पे बैठकर खाना भोजन कर रही थी और बहुत सामान्य रहती थी। आपने आज देखा होगा, आज भी देखा, हमेशा देखा होगा, उनके साथ में एक सामान्य गृहिणी की तरह, एक बिल्कुल आम आदमी की तरह, आम महिला की तरह, देश की, है ना, जिसकी तुलना आप ग्रामीण भारत से भी कर सकते हैं और शहरी क्षेत्र से भी कर सकते हैं। कोई दिखावट नहीं, कोई सजावट नहीं। वो बैठी हुई भोजन कर रही थी, तो कुछ बड़े लाट साहबों की पत्नियों ने देखा कि ये कौन है, कहीं मतलब ऐसा तो नहीं है कोई काम करने वाली या कोई इस तरह की महिला मैट टाइप की यहाँ पर आकर भोजन करने बैठ गई है। तो उन्होंने जाकर पूछ लिया उससे कि आप यहाँ कैसे, आपका क्या? तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, मेरे पति यहाँ कार्यरत हैं, काम करते हैं। तो एक और थी, वो बोली ये फर्जी है। बोले किस पद पर है, क्या काम करते हैं, किस पोस्ट पर हैं? तो उसने कहा कि मेरे पति यहाँ प्रधानमंत्री हैं। सर,
घड़ों पानी पड़ गया और लोग फिर उनकी तरफ दौड़े। आप जानते हैं ये अफसरों की बीवियां और मंत्रियों की बीवियां, राजनेताओं की बीवियां कितनी चाटुकार होती हैं। उनके कोई मतलब डोंगा उठा के लाए या कोई कुछ लेकर आए, हाँ, और उसके बाद उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपना मतलब वहां से उठी, फिर जहां पर भोजन लगा हुआ था वहां पर वो गई और उन्होंने फिर उसमें से अपना रोटी और साग जो लेना था वो लिया और चुपचाप खाती रही। तो ऐसा सादगी भरा जीवन जिस व्यक्ति का हो, जो आदमी रिजर्व बैंक में नौकरी करता हो और वो कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चला आए, जो आदमी रोजाना अपने घर से खाना लेकर आए टिफिन बांधकर, उस आदमी के साथ इन्होंने जो कृत्य किए हैं वो अक्षम्य है। इन्हें तो निगम बोध छोड़िए, इन्हें गटर में भी जगह नहीं मिलेगी अंतिम संस्कार के लिए।